नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग इग्नू एमए हिंदी लिटरेचर एमएचडी कोर्स के पेपर कोड एमएचडी 06 के टॉपिक रीतिकाल पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम रीतिकाल की विभिन्न प्रवृत्तियों, पृष्ठभूमि एवं रीतिकाल के बारे में ओवरऑल सारी जानकारी लेने जा रहे हैं, जो हमारी परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बाद इसे पढ़ने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा और दिखाऊँगा किस प्रकार आप इनमें से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बने रहिए साथ में। प्रारंभ करते हैं। रीतिकाल, इसके नामकरण की बात करें तो मिस्र बंधु इसे अलंकृत काल कहते हैं। ऐसा कहने के पीछे उनका तर्क है कि इस काल की रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग अधिक मिलता है, इसीलिए इसे अलंकृत काल कहा जाना चाहिए। किंतु सिर्फ अलंकारों का प्रयोग ही नहीं मिलता, इसमें रस भी प्रयुक्त हुए हैं, छंद भी प्रयुक्त हुए हैं। सिर्फ अलंकारों के आधार पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये अलंकृत काल है। दूसरा जो तर्क है हमारे पास वो है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। यह इसे रीतिकाल बताते हैं, यह इसे श्रृंगार काल बताते हैं। सॉरी, रीतिकाल नहीं, यह इसे पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे श्रृंगार काल कहते हैं, क्योंकि इसमें श्रृंगार परक रचनाएं अधिक हुई हैं। ये इनका तर्क है कि इस समय श्रृंगार परक रचनाएं अधिक हुई, इसीलिए इसे श्रृंगार काल कहा जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो तर्क हमें मिलता है, अगले साहित्य इतिहासकार हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, जिसे हम रसाल के नाम से जानते हैं। इन्होंने इसे कला काल कहा है। कला काल जो कि अलंकृत काल का ही पर्याय है, तो इस पर विशेष चर्चा नहीं की गई। और सीमा निर्धारण की बात करें तो आचार्य शुक्ल इसे इसकी सीमा 1700 से 1900 निर्धारित करते हैं। ठीक है, और इस समय श्रृंगार प्रमुख रचनाएं अधिक रची गई, ये इनका तर्क है, इसीलिए इस बीच में ये इसे रीतिकाल कहते हैं। ठीक है, और रीतिकाल नाम ही इसके संदर्भ में चल निकला है। इस पर रीतिकाल के नामकरण और काल विभाजन पर मैंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण वाले सेगमेंट में उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर नामकरण और काल विभाजन पर आता है तो वहां से आप डिटेल लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पृष्ठभूमि की बात करें, ठीक है, रीतिकाल की पृष्ठभूमि या फिर रीतिकाल की आधारों की बात करें, किस आधार पर रीतिकाल की उत्पत्ति हुई और विकास हुआ, इस पर बात करें तो इसमें विभिन्न आयाम देखने को मिलते हैं। जैसे दरबारी पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक। ठीक है, तो किसी भी साहित्य के किसी भी काल की पृष्ठभूमि पूछे तो वहां यही लिखना है, ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक। ठीक है, इन्हीं पृष्ठभूमियों पर हेडिंग यही रहेगी, उसके अंदर कंटेंट आपको डाल देना है, बस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं रीतिकाल की पृष्ठभूमि पर, तो इसमें दरबारी पृष्ठभूमि रही है इसकी। जैसे आदिकाल में सामंतों के अधीन रहकर कविगण अपने आश्रयदाता की वीरता व उनकी रास लीलाओं का वर्णन किया करते थे, वैसे ही रीतिकाल में राजाओं के अधीन कवि उनके मनोरंजन के लिए एवं उन्हें ज्ञान देने के लिए तथा श्रृंगार परक रचनाएं किया करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर के दरबार में नरसिंह, तानसेन, बीरबल, गंग जैसे कवि अपने को देखने को मिलते हैं। पुहकर और केशवदास जहांगीर के दरबारी कवि थे। सुंदर, कुलपति मिश्र, चिंतामणि आदि शाहजहां के दरबारी कवि थे। किंतु जब औरंगजेब का शासन आता है तो उस समय सारी स्थितियां बदल जाती हैं, क्योंकि वह एक कट्टर मुसलमान शासक था और उसने कला और साहित्य को बिल्कुल डिनाय कर दिया, उससे इनकार कर दिया कि यहाँ राज दरबार में इसके लिए कोई जगह नहीं है। और अब अगली पृष्ठभूमि पर बात करें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अनेक स्वतंत्र राज्य उभरे। सामंतों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उन्होंने राजाओं की भांति कला एवं कवियों को संरक्षण दिया, और जिससे रीतिकाल का विकास संभव हो सका। इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई और इसी पर रीतिकाल तैयार हुआ। ठीक है, यह वह समय था जब सामंत राजा जो भी होते थे ये सब विलासिता में लीन होकर अपने कर्तव्यों को तिलांजलि दे चुके थे। यह वही समय था जब राजा और सामंत पूरी तरह विलासिता में लीन थे और अपने कर्तव्यों को तिलांजलि दे चुके थे, उसे एकदम खत्म कर चुके थे, अपना कोई कर्तव्य नहीं समझते थे, सिर्फ जो है हर हमेशा लीन रहते थे किसमें, विलासिता में। ठीक है, श्रृंगार में, और इनके पास समय नहीं होता था। ये जो है
पढ़ने में खुद को नहीं जाया करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने दरबारी कवियों को रखा जो शास्त्रों को पढ़कर उसे आसान भाषा में अनुवाद कर कर इन लोगों को, राजाओं को, सामंतों को ज्ञान दिया करते थे। और इसी में यह भी तैयार हुआ और श्रृंगार परक रचनाएं भी होने लगी। जैसे इस समय क्या था, विभिन्न राजा एक दूसरे पर पुरुषार्थ साधने की कोशिश में लगे हुए थे। और इसी समय इनकी बिहारी की एक पंक्तियां हमारे सामने आती हैं कि दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंड, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवचन। अर्थात यहाँ पर बिहारी कहते हैं कि दो राजाओं की प्रजा का दुख क्यों न बढ़े। जैसे अमावस्या की रात को सूरज और चंद्रमा इकट्ठा हो जाते हैं, सारा संसार अंधकार में हो जाता है, उसी प्रकार दो राजाओं के अधीन प्रजा भी जो है पूरी तरह से दुख में और द्वंद्व में पड़ी रहती। जैसे जो क्षेत्र मुगलों के अधीन रहता था उसको भी जो मराठे हुआ करते थे वहां से चौथ वसूल किया करते थे। तो यहाँ पे दो राजाओं की स्थिति हो गई, तो उसी का वर्णन यहाँ पर बिहारी ने किया है। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। अब आगे बात करते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी। तो सामंतों के अंदर सम्राटों की तरह रहन सहन, वैभव विलास की प्रवृत्ति का उदय हो चुका था, जिसे राजा व प्रजा के मध्य दूरी का विकास हुआ और दूरी बढ़ती गई, क्योंकि ये लोग क्या थे, पूरी तरह से अपने वैभव विलास में, अपने रहन सहन को ऊंचा करने में, उसी में सम्राटों की तरह रहने में लगे हुए थे और प्रजा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। और इस काल का कवि जो हमें देखने को मिलता है वह भी शहरी कवि है और दरबारों के लिए कविता करता है, जनता के लिए कविता नहीं करता है। उसे जनता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि बिहारी लिखते हैं और ग्रामीणों को जो है ये मूर्ख या गंवार बताते हैं। इन्होंने लिखा है कि वे न यहाँ नागर बड़ी जिन आदर तो आप, फूल्यो अनफूल्यो भयो गाँव ही गाँव गुलाब। तो इस प्रकार यहाँ पे इन्होंने भेद किया है। इसके बाद बात करते हैं अगली पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि पर। अकबर के शासनकाल में धर्म में उदारता व सहिष्णुता की भावना को बल मिला। दीन इलाही जो कि अकबर द्वारा संचालित धर्म था, ने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में उभर कर उन्हें एक करने की काफी हद तक कोशिश की। किंतु जब औरंगजेब का शासन आता है तो औरंगजेब की कट्टरता ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, अकबर के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और नैतिक पतन का काल आरंभ हुआ इसी समय से, और चारों ओर विलासिता व्याप्त हो गई। आचार्य चांडिल ने भक्त की व्याख्या करते हुए ईश्वर के प्रति जिस उत्कृष्ट प्रेम की प्राप्ति भक्त का परम लक्ष्य सिद्ध किया था, वही कालांतर में भाव विहीन होकर स्थूल काम चेष्टा का वाहक बन गया, अर्थात इहलौकिक हो गया, पूरी तरह से स्त्री और विलासिता पर ही डिपेंड हो गया। ठीक है, उसी पर ही निर्भर हो गया। अगली पृष्ठभूमि है साहित्यिक पृष्ठभूमि। रीतिकाल की उपज का साहित्यिक आधार भी रहा था, उसकी बात करते हैं। जैसे समाज का व संस्कृति का प्रभाव साहित्य पर पड़ता है और यहाँ भी पड़ा, रीतिकाल में भी पड़ा। शुक्ल जी ने लिखा है, राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हुआ और फारसी के लच्छेदार शब्द वहां चारों ओर सुनाई देने लगे। जो फारसी की अलंकृत भाषा थी वो चारों तरफ गूंजने लगी। अतः कवियों ने भी, जो हिंदी कवि थे, इन्होंने भी खुद को जय जयकार तक सीमित न रखकर दरबार में खड़े होकर गीत गाने लगे, काव्य करने लगे। क्या लिखा, और दरबार में खड़े होकर उमर दराज महाराज तेरी चाहिए पुकारने लगे। इस प्रकार इन्होंने, शुक्ल जी ने साहित्यिक पृष्ठभूमि की व्याख्या की है। दरबारी कवियों ने राधा कृष्ण को केंद्र में रखकर घोर वासनापूर्ण रचनाएं की। रीतकालीन कवियों ने, जो कि दरबारी भी हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, वासनापूर्ण रचनाएं की, पूर्णता बहुत ज्यादा श्रृंगारिक रचनाएं की। इसी में जो है, और केंद्र में कौन होते थे, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण के माध्यम से ये लोग अपनी बात कहते थे। अब रीतिकाल के विभाजन की बात करें या ये बात करें कि रीतिकाल का विकास किस तरह होता है, ठीक है, या विस्तार किस तरह होता है, ऐसा कोई प्रश्न है तो अब ये लिखना पड़ेगा क्या, कि रीति काव्य का विभाजन मुख्यतः 3 श्रेणियों में किया गया है। रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। रीति सिद्ध कवि जो हैं
इन पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखते हैं रीतिबद्ध कवि। इन्हें सर्वांग निरूपक व विशिष्टांग निरूपक पुनः दो वर्गों में विभाजित किया गया। उसके बाद रीति मुक्त कवि हैं। 3 धाराएं इसमें चलती हैं और रीति काल के विकास में योगदान करती हैं। बात करते हैं रीति सिद्ध कवियों पर और इनकी कविताओं पर। आचार्यत्व धारण करने वाले कवि, मतलब इनके अंदर आचार्यत्व के सारे गुण थे, लेकिन इन्होंने कभी खुद को आचार्य कहलाना नहीं उचित समझा। इन्होंने कभी खुद को आचार्य नहीं कहलाया। रीत की सारी परंपरा सिद्ध कर ली थी। इनके अंदर रीत की सारी परंपरा थी। जैसे जो रीतिबद्ध कवि थे वो संस्कृत शास्त्रों को पढ़ते थे, अन्य भाषाओं की शास्त्रों को पढ़ते थे और उसके बाद उसका अनुवाद करते थे पद्य भाषा में, आसान भाषा में, और उसकी भूमिका बनाते हुए चलते थे। और ये जो रीति सिद्ध कवि थे ये भूमिका नहीं बनाते थे, सीधे रचना करते थे। यही इतना डिफरेंस है दोनों में। संस्कृत प्राकृतिक आदि रचनाओं से इन्होंने प्रभाव ग्रहण किया, वही उसी को पढ़ते थे और बिना भूमिका बनाए लिखने लगते थे, रचना पद्य भाषा में रचना करने लगते थे। जबकि रीतिबद्ध कवि जो थे वो क्या करते थे, वे भूमिका बनाते हुए लिखते थे। ठीक है, अब इन कवियों ने, जो कि हमारे रीति सिद्ध कवि हैं, ये विद्यादास, चंडीदास, सूरदास, तुलसी आदि कवियों से प्रभावित थे। इनकी रचनाओं में हमें इन कवियों का प्रभाव और संस्कृत प्राकृतिक भाषाओं रचनाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। रीति सिद्ध कवियों को आचार्य बनने की कोई इच्छा नहीं थी, हमने ऊपर बात कर ली है। ठीक है, पहले अब बात करते हैं इसके प्रमुख कवि जो कि बिहारी हैं, जिनका नाम बिहारी रत्नाकर था। उनमें आचार्यत्व के सभी गुण थे, किंतु वे खुद को आचार्य कभी नहीं कहते थे। इन्होंने बिहारी सत्सई की रचना की और बिहारी के संदर्भ में, और बिहारी सत्सई के संदर्भ में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यो नाबिक के तीर, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। तो यहाँ पर सतसई के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर देना है। ठीक है, अगर प्रश्न आता है इससे संबंधित तो आगे बात करते हैं। जॉर्ज ग्रिहर्सन ने बिहारी के बारे में कहा कि बिहारी जैसा कवि पूरे श्रृंगार वर्णन में पूरे यूरोप में आज तक पैदा, यूरोप के साहित्य इतिहास में आज तक पैदा नहीं हुआ। इसके पश्चात अगली धारा पर चलते हैं या अगली श्रेणी पर चलते हैं, जो है रीतिबद्ध कवि या रीतिबद्ध काव्य। इसमें रीतिबद्ध कविता में शास्त्रीयता व श्रृंगारिकता का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। इसमें शास्त्रीयता भी है और श्रृंगारिकता भी है, क्योंकि इसके जो कवि थे वे आचार्य कवि होते थे और शास्त्रों के ज्ञाता होते थे, शास्त्र पढ़ते थे और उसका अनुवाद करते थे पद्यांश में, और उसी को सामंतों को उसी से शिक्षित करते थे। तो इनका कार्य होता था सामंतों को शिक्षित करना। और लेकिन हुआ क्या, कविता का स्तर गिरता गया, शिक्षा की बजाय कविता का स्तर गिरता गया और यह दरबारी मनोरंजन मात्र बनकर रह गई। जैसे गीत संगीत होता था, उसी तरह नृत्य होता था, उसी तरह कविता भी सिर्फ मनोरंजन बनकर रह गई। दरबारों में पढ़ी जाए, ठहाके लगे, मौज हो, उस तरह का इसका भी परिदृश्य उभर आया। रीतिबद्ध कवियों में चमत्कार की प्रमुखता मिलती है, ये चमत्कार पूर्ण वर्णन करते हैं, किंतु संस्कृत के आचार्यों की तरह बौद्धिक विश्लेषण नहीं करते। अतः कई बार इनके आचार्य होने पर भी संदेह व्यक्त किया जाता है। आगे बात करते हैं इनके प्रमुख कवियों के बारे में। इनके प्रमुख कवि आचार्य केशवदास हैं। इनके संबंध में पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा, केशव की रचना में 3 रूप दिखाई देते हैं, आचार्य का, महाकवि का और इतिहासकार का। आचार्य केशवदास हिंदी के प्रथम आचार्य भी कहे जाते हैं। मुक्तक व प्रबंध दोनों प्रकार का काव्य आचार्य केशवदास ने रचा। इनकी रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, छंदमाला, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी। ठीक है, वीर सिंह देवचरित वीर सिंह के चरित्र पर आधारित है, जहांगीर पर आधारित जहांगीर जस चंद्रिका और रतन पर आधारित रतन बावनी। ठीक है, अब विज्ञान गीता भी इन्होंने लिखी, विज्ञान पर आधारित थोड़ा सा इनका कुछ विज्ञान से रिलेटेड संबंधित काव्य। आगे बात करते हैं रसिक प्रिया की। इनकी जो रचना रसिक प्रिया है, इसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया और यह विशुद्ध भोग विलास को समर्पित रचना है। इसका एक दोहा, इसकी कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं, जैसे मोहिबो मोहन की गति को गति ही पढ़े, बैन कहाँ धो पढ़ेगी, ओप
ओप उरोजन की उपजय दिन का ही मढ़े अंगिया न मढ़ेगी। तो यहाँ पर विस्तृत रूप से, विशुद्ध रूप से नायक के सामने नायिका किस प्रकार उपस्थित होगी, उन सब चीज़ों का वर्णन किया गया। उसे किस प्रकार उसकी विलासिता में उसका उपभोग बनेगी, इन सब चीज़ों का इसमें बहुत बाकायदा वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले जो कवि है वो है मतीराम। रीतिबद्ध शाखा की बात कर रहे हैं। अगले कवि हैं मतीराम। ये विशिष्टांग निरूपक आचार्य हैं। हमने वहाँ पे रीतिबद्ध के अंदर दो शाखाओं की बात की थी, सर्वांग निरूपक और विशिष्टांग निरूपक। तो ये विशिष्टांग निरूपक आचार्य हैं। इन्होंने रसराज की रचना की। ये भी नायिका भेद का वर्णन है। यहाँ भी उसी तरह विशुद्ध भोग विलास को समर्पित रचनाएं भी है। और इनकी दूसरी रचना है ललित ललाम। ये अलंकार निरूपक रचना है। इसके बाद अगले कवि हैं भूषण। शिवाजी व छत्रसाल के दरबारी कवि रहे। इन्होंने शिवाजी व छत्रसाल दोनों राजाओं का आश्रय ग्रहण किया। ठीक है, अब इनकी रचना क्या है? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। और हमें भूषण के छंद में आवेग देखने को मिलता है। इसको हम निम्न दोहों के माध्यम से व्यक्त करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। जैसे इंद्रजिमि जम्भ पर, बाढ़व सुवंभ पर, रावण सदम्भ पर, रघुकुल राज है, पावन बारिवाह पर, शंभुरति नाह पर, ज्यों सहसा बाहु पर, राम द्विज राज है। तो इस प्रकार ऐसे दो पंक्तियां याद करनी है और डैश डैश करके छोड़ देनी है। तो जो एग्जामिनर होगा उसको लगेगा कि हाँ ठीक है, इस व्यक्ति को, इस छात्र को चीजें पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले कवि देव हैं। इन्होंने प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर, देव शतक, देवचरित आदि काव्य रचनाएं, काव्य ग्रंथ लिखे। और अगले कवि हैं भिखारी दास। ये सर्वांग निरूपक आचार्य हैं। रस सारांश व श्रृंगार निर्णय इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। अब अगली धारा पर, अगली प्रवृत्ति पर बात करते हैं। रीति मुक्त काव्य। रीति सिद्ध काव्य हो गया, रीतिबद्ध काव्य हो गया, और अब रीति मुक्त काव्य होगा। रीति सिद्ध हुए थे जिनके अंदर आचार्यत्व के गुण तो थे लेकिन उन्होंने धारण नहीं किया, इसके कवि बिहारी। रीतिबद्ध हुए थे जिनके अंदर जो खुद को आचार्य मानते थे और रीति में बंध कर रचनाएं करते थे, इसके कवि हैं केशव। और रीति मुक्त हुए थे जो पूर्णतः स्वच्छंद थे, न रीतिबद्ध थे न रीति सिद्ध थे। ये आत्मा अभिव्यक्ति को प्राथमिकता देते थे। जो आत्मा की अनुभूति होती, जो आंतरिक चेतना होती थी, उसकी अभिव्यक्ति पर ये लोग जोर देते थे। सामाजिक या दरबारी मानसिकता से दूर थे, पूरी तरह दूर थे। और ये इनकी जो रचनाएं होती थी पूरी तरह प्रेम पर आधारित होती थी। इनका प्रेम स्थूल जगत से उत्पन्न होकर गहनता और व्यापकता में अलौकिक ऊंचाइयों का स्पर्श करने वाला प्रेम था, जो स्थूलता से अर्थात अलौकिकता से अर्थात शारीरिक सुख भोग से उत्पन्न होकर अलौकिक हो जाता था, अर्थात अपार स्नेह इन्हें हो जाता था अपने प्रेमी से या प्रेमिका से। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनके प्रमुख कवि घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर आदि इनके प्रमुख कवि हैं, किंतु घनानंद का इस क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान है। इन पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। गहन विचार पर परिणाम यह निकलता है कि यह काव्य रीतिबद्ध काव्य के विरुद्ध स्वच्छंद वृत्ति के कवियों का विद्रोह है, अर्थात जो रीति मुक्त कवि थे इनका विद्रोह है रीतिबद्ध काव्य धारा के विरुद्ध। ठाकुर ने लिखा है इस संदर्भ में कि डेल सो बनाई आय मेलत सभा के बीच, डेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी मानो है। आगे बात करते हैं। ये पंक्तियां ऐसे दो पंक्तियां याद रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं घनानंद पर, जो कि रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वोपरि कवि है। इनका जन्म 1673 में हुआ था और इनकी मृत्यु अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय जब उन्होंने दिल्ली पर कत्लेआम किया था, उसी कत्लेआम में इनकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ ने स्वच्छंद धारा के प्रमुख गुण भावात्मक वक्रता, लाक्षणिकता, भावों में वैयक्तिकता, रहस्यमयता और मार्मिकता को इन्होंने स्वच्छंद धारा का प्रमुख गुण माना है और घनानंद के अंदर ये सभी गुण उपस्थित हैं।
तो हम घनानंद को एक स्वच्छंदवादी या फिर रीतिमुक्त काव्य धारा का कवि इसीलिए मानते हैं। घनानंद ने विभाव पक्ष का वर्णन कम तथा भाव पक्ष का वर्णन ज्यादा किया, अर्थात इनके काव्य में भावात्मकता ज्यादा है। इन भावों में रीझ, खीज, विषाद, उलझन, अभिलाष अर्थात इच्छा, भूल, उपालंभ आदि अर्थात उलाहना देना, ये सब इनके काव्य के प्रमुख वर्णन के गुण हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब पर इन्होंने रचनाएं की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ये रहते थे, किंतु मोहम्मद शाह रंगीले के कहने पर इन्होंने कविता नहीं सुनाई, और जब इनकी प्रेयसी जो कि उनके दरबार में नर्तकी थी सुजान, उनके कहने पर इन्होंने काव्य पढ़ना चालू किया और सम्राट की तरफ पीठ कर ली। इतने लीन हो गए काव्य पाठ करने में, सम्राट की तरफ पीठ कर ली और सुजान की तरफ मुंह कर लिए। इससे सम्राट क्रोधित हो गए और इनको दरबार से बाहर निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। और जब इन्हें दरबार से निष्कासित किया गया तो इन्होंने सुजान को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन सुजान इनके साथ नहीं आई और ये आजीवन वियोगी प्रेमी की तरह जो है उसके प्रेम में रहे। और वहां से आने के बाद ये ब्रज क्षेत्र चले आए और यहाँ पर इन्होंने राधा कृष्ण को आधार बनाकर काव्य रचना प्रारंभ किया। इसका एक उदाहरण लेते हैं। देख जियो न छियो घन आनंद, कोवरे अंग सुजान बधु के। इनके काव्य का आधार राधा कृष्ण तो बन गए, लेकिन इनके मन में अभी भी सुजान थी और वह आजीवन रही। ये अपनी भक्ति परक रचनाओं में भी कभी भी सुजान को अपने मन से, अपने हृदय से निकाल नहीं पाए। अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने व्यक्तित्व के निर्माण पर ये जोर देते हैं। इन्होंने लिखा है कि लोग तो लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। अर्थात लोग तो कविताएं बनाने में लगे हैं, लेकिन मैं कविताएं नहीं बनाता हूं, मेरी कविताएं मेरे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, मुझे बनाती हैं। तो इसमें देखिए किस प्रकार की आधुनिकता देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद्र के प्रेम में निश्चलता है और बिल्कुल भी सयानापन नहीं। ये कहते हैं कि अति सूधो स्नेह को मारक, यहाँ नए कुसयानप बाक नहीं, तह साच चले तज यापन पौ, झिझकै कपटी यो निशांक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इया एक ते दूसरो वाक नहीं, तुम कौन धोपाटी पढ़े हो लला, मन ले हूँ पदे हूँ छटाक नहीं। तो इस प्रकार ये दोहा, ये पंक्तियां हम वहां पर अपने एग्जाम्पल में अगर घनानंद के बारे में लिखने को आता है या रीति काव्य के बारे में कोई भी प्रश्न आता है तो वहां पर ये पंक्तियां जरूर ऐड कर देनी है। ऐसे कुछ पंक्तियां, कुछ कोट्स याद रखने अपने को, उसको एग्जाम में उत्तर पुस्तिका में अपने को लिखना है, किसी तरह से घुमा फिरा के वो कोट्स डालने। इससे एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो उसे पता चलता है कि यहाँ छात्र जो है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो पढ़ा लिखा है, अच्छे से पढ़ाई की है उसने उसे सब कुछ पता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि घनानंद का काव्य जितना मार्मिक है उतना ही समृद्ध भी है। तो ये रहा रीतिकाल, और इसके बारे में जितने भी आवश्यक बिंदु थे हमने देखे। इतने आप तैयार रखेंगे तो यहाँ से प्रश्न जो भी बनेंगे आप उसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। एक धारा इसमें और बचती है श्रृंगारेतर काव्य की, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक आध बार क्वेश्चन वहां से बना है। ठीक, तो इतना तैयार रखेंगे तो आप बेहतर तरीके से एग्जाम देके आ पाएंगे। अब यहाँ से अपना 3 प्रश्न तैयार हो चुका है। हमने आदिकाल देख लिया, हमने भक्ति काल देख लिया, हमने रीतिकाल देख लिया। यहाँ से प्रश्न आता है तो 3 प्रश्न आपका फिक्स है। 2 प्रश्न और बच रहा है, उसको भी हम देख लेंगे किसी तरीके से, कहाँ से आ जाएगा, कहाँ से पढ़ लें तो उसको भी कर लेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें से जो आपको जरूरी लगे वही आपको देख लेने हैं। ठीक है, एक वीडियो है उसमें MHD 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, उसको जरूर देखिएगा एग्जाम में जाने से पहले, उससे आपको तथ्य पता रहेंगे। मैंने वहां पे सारी चीजें समराइज की हुई हैं, तो वहां पर आपको तथ्य पता रहेंगे तो तुरंत आपके माइंड में चीजें गई रहेंगी, तो आपको लिखने में जो है आसानी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।